नमस्कार। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 अंतिम कैंडिडेट्स की आज घोषणा कर दी और इसमें अब चौंकाने वाली बात यह है कि जो करंट कैंडिडेट घोषित किए गए ये चौंकाने वाली बात है, या फिर इसमें जो मिसिंग नाम जो सभी लोग खोज खोज रहे थे, आशा कर रहे थे, उनके नाम नहीं होना इसमें एक चौंकाने वाली बात है। तो दोनों ही तरफ से लोग चौंकते हैं। अगर उनका नाम इसमें इंक्लूड है तो भी वो चौंकाने वाली बात होती है, और अगर नाम नहीं है तो भी उनकी ये चौंकाने वाली बात है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा को वो बाबरपुर से खड़ा करना चाहते थे। वहां पर जो गोपाल राय उनके वरिष्ठ मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के और क्लोज एसोसिएट है अरविंद केजरीवाल के, उनके खिलाफ नुपुर शर्मा को वहां पे खड़ा करना चाहते थे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है बाबरपुर, ये ज्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड है, करीब 40 से 50% के बीच में इसमें मुस्लिम वोट है। और तो वहां पर नुपुर शर्मा को जो अगर खड़ा करते तो एक संदेश जाता था कि बीजेपी उस घटना को हेड ऑन लेना चाहती है और वो एक जवाब देना चाहती है सर तन से जुदा वाले एक नारे को। लेकिन शायद इतनी हिम्मत बीजेपी नहीं कर पाई, और हो सकता है कि उन इसमें नुपुर शर्मा के जो सिक्योरिटी है उसको ख्याल में रखा गया और उनको ये टिकट नहीं दिया गया हो। लेकिन बीजेपी नुपुर शर्मा का इस्तेमाल जरूर इस चुनाव में कर रही है, छोटे छोटे ग्रुपों के रूप में। और वो शायद उनके हिसाब से ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर उनको गैलरी, मतलब प्लेइंग टू द गैलरी जैसे क्रिकेट में होता है, जब बैट्समैन अपने आउट होने की चिंता नहीं करता है या किसी नहीं करता है, तो वो केवल गैलरी या ना दर्शकों के लिए खेलता है और चौके चौके जड़ता है। तो नुपुर शर्मा एक तरह से वो एक दाव होती बीजेपी का, यानी प्लेइंग टू द गैलरी, मासेस के लिए खेलना और एक सेंटिमेंट बनाने वाली बात होती, जो शायद दिल्ली की सीमाओं से बाहर भी जाता। लेकिन शायद बीजेपी ने यही उचित समझा, उनकी केंद्रीय चुनाव समिति ने यही उचित समझा कि अभी फिलहाल नुपुर शर्मा को मैदान में नहीं उतारा जाए। दूसरा आश्चर्य होता कि स्मृति ईरानी को, जिसका की चर्चा था कि वो कैटर कैलाश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का मुकाबला करेगी, लेकिन बीजेपी ने उनके स्थान पर शिखा राय, दूसरी एक महिला नेत्री को टिकट दिया, जो पिछले चुनाव में सौरभ भारद्वाज से हारी थी। ग्रेटर कैलाश बेसिकली देखा जाए तो एक उच्च धनाढ़ वर्ग की कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ ज्यादातर लोग पैसे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, और जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों में या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियों पर है। तो वहां पर शिखा राय को खड़ा किया गया। वहां पर स्मृति ईरानी के टिकट दिए जाने की आशंका थी या चर्चाएं थी। ये सब चर्चाएं मीडिया में थी, और ऐसा बताया जाता है कि ना तो बीजेपी के इलेक्शन कमेटी ने कभी इस बात का जिक्र किया स्मृति ईरानी से, और ना ही स्मृति ईरानी ने अपने लिए टिकट मांगा या ये इच्छा जाहिर की कि वो दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहती है। ये सब मीडिया और विशेषकर मेरे जैसे यूट्यूबरों के दिमाग की उपज थी, जो स्मृति ईरानी को वहाँ चुनाव में देखना चाहते थे। ये भी एक कोई प्लेइंग टू द गैलरी वाला स्ट्रोक होता, जो भाजपा ने फिर अपने आप को रेफरेंस किया, उसमें टिकट नहीं दिया और अपने पुरानी नेत्री शिखा राय को ही मैदान में उतारा। अब देखना है कि शिखा राय की मदद में स्मृति ईरानी कितना आती है। हालांकि उसको वो एक पार्टी की निष्ठापूर्वक कार्यकर्ता है, और जो पार्टी उनको रोल देगी वो जरूर करेगी। अभी हाल ही में वो उनके नाम की चर्चा इसलिए जरूर मैदान में हुई थी क्योंकि 12 तारीख को उन्होंने दिल्ली के संबंधित चुनाव में के बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को में भाग लिया था, और उनको अपना बातचीत की थी संवाददाताओं से, तो वहां से ये बात उठी थी। तीसरी जो महिला नेत्री थी मीनाक्षी लेखी, उनको वो दिल्ली कैंट और मेरे ख्याल से उनका दूसरा शायद था दिल्ली कैंट से लड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली कैंट में अच्छा काम किया था। वो उनकी भी चर्चा थी कि उनको भी शायद ग्रेटर कैलाश से पार्टी बातचीत कर रही है सौरभ भारद्वाज के खिलाफ लड़ने का, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थी ग्रेटर कैलाश से चुनाव करने के लिए। उन्होंने दिल्ली कैंट में, जो उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, उसमें लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि उन्होंने वहां पे कुछ काफी काम किया था और लोगों से उनकी अच्छी घनिष्ठता थी उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो वहां से चुनाव लड़ना चाहती थी। लेकिन दिल्ली कैंट से जो टिकट दिया गया है वो अ, हाँ, दिल्ली कैंट से दिया गया है भवन तंवर को। तो इस तरह से
इस नौ नौ लोगों की जो लिस्ट है उसमें केवल एक महिला है, वो है पूनम शर्मा, जिनको वजीरपुर से टिकट दिया गया है। अगर आप इनका नाम देखें कंस्टिट्यूंसी का, दिल्ली में कई कंस्टिट्यूंसी ऐसी है जो ये लगता है कि वो भारत में नहीं, पाकिस्तान में, जैसे वजीरपुर, बाबरपुर आदि आदि आदि। तो मैं कोशिश करूंगा पूरी लिस्ट निकालने की, और तो एक इंटरेस्टिंग होगा। तो बीजेपी ने एक ही महिला को टिकट दिया है इसमें, और दो सीटें बीजेपी ने अपने साथी दलों के लिए छोड़ दी गई है, क्योंकि दोनों ही जो बिहार बेस्ड पार्टियां हैं, एक तो जनता दल यूनाइटेड और दूसरी एलजेपी जो कि पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की, उनको एक एक सीट छोड़ी है, और वो भी शायद अभी जल्दी ही कुछ देर में अपना टिकट घोषित कर देंगे। तो अब पूरी तरह से तीनों पार्टियां, जो तीनों दल इसमें भाग लेने वाले हैं, एनडीए, इसको एनडीए कहेंगे क्योंकि इसमें दो घटक, एनडीए के तीन घटक शामिल है, बीजेपी के साथ साथ एलजेपी और जेडीयू। तो एनडीए वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, इसमें ना तो यूपीए है ना इंडी गठबंधन है। तो उसमें कल आखिरी चुनाव के पर्चे भरने की तारीख थी। तो देखते हैं कि अब जो असली रण चालू होगा, और इसमें जो ये तीन नेत्रियों का नाम मैंने लिया है, जरूर डेफिनेटली भाग लेंगी। और अगर बीजेपी ने डायरेक्टली चुनाव में नुपुर शर्मा को शामिल नहीं किया, तो इनडायरेक्टली इसको जरूर कर रही है, और इनडायरेक्टली भी वो छोटे छोटे समूह में, ऐसी बड़ी पब्लिक के सामने नहीं ला रही है। उनके सिक्योरिटी का जरूर सवाल है, और शायद सही भी है, क्योंकि महिला की सिक्योरिटी या किसी भी आदमी, मनुष्य की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है बनिस्पत इसके कि उसका चुनावी फायदा उठाया जाए, और शायद इसी प्रिंसिपल से बीजेपी नुपुर शर्मा को इसमें बाहर रख रही है। दूसरी खबरें ये आ रही है कि एक तो आतिशी के खिलाफ ये एक हवा उड़ा गई थी कि उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उन्होंने 8 तारीख को चुनाव घोषणा होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी के कई वाहनों से द्वारा अपनी चुनाव सामग्री का इधर से उधर इस्तेमाल, ले जाने में इस्तेमाल किया था। हालांकि असल में जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि अ, आतिश ही नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और दूसरा, एक और खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल पर जो केस चलने की अनुमति दी गई है, और इसमें कुछ कानूनी पचड़े पेच हैं, जिसकी वजह से शायद उनका नामांकन रद्द हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में शायद उन्होंने एंटिसिपेट भी की होगी, उन्होंने अभी तक कोई डमी ने पत्र पेपर से नहीं भरे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एज ए डमी वो अपनी पत्नी सविता केजरीवाल से पत्र भरवाएंगे, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बनेगा। हालांकि ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, पर सुनीता केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होगी, आतिशी को जैसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो वैसे वो एक मनमोहन तरह सिंह की तरह की, या आप कहें तो मनमोहन सिंह और राबड़ी देवी के बीच के स्टेटस की मुख्यमंत्री होगी, अगर आम आदमी पार्टी की विजय होती है इस चुनाव में। चांसेस अभी भी मैं मानता हूँ कि आम आदमी पार्टी के काफी हैं, क्योंकि बीजेपी को बहुत लंबी छलांग लगानी है, कम से कम 8 से 10% वोट का स्विंग करना है विधानसभा में, जो कि आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से आरएसएस और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और योगी जी भी अब एक दो मीटिंगें कर चुके हैं, और उनकी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको है, तो वो अपने अपने राज्य के लोगों को बीजेपी के वोट के पक्ष में वोट देने के लिए प्रभावित करेंगे। कांग्रेस भी स्ट्रेटेजिकली तो इस बार लग रहा है कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी इस बार बेहतर है, और जो आम आदमी पार्टी है वो सोली अरविंद केजरीवाल और उनकी नौटंकी या पर ही निर्भर है। आतिशी थोड़ा बहुत कर रही है, बाकी मनीष सिसोदिया बैकफुट पे हैं, और दूसरे नेता कोई खास नजर नहीं आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इसके साथ बात अपने आखिरी करूंगा कि कौन जीतेगा इसकी कुंजी तो मतदाता के पास में है, और वो उसको अपनी बंडी में छुपा के रखता है। तो यही समझ लीजिए आप। आपका क्या विचार है इस पे जरूर लिखिएगा कि क्या नुपुर शर्मा, मीनाक्षी लेखी और स्मृति ईरानी को चुनाव से बाहर रखकर, डायरेक्ट चुनाव से बाहर रखकर, क्या बीजेपी ने सही किया। और अब तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।